2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना ही होगा। हम सब ने मिलकर के उस दिशा में चलना ही होगा। हम सब ने मिलकर के विदेशों से खाने के लिए चीजें लानी पड़े, खेती के लिए चीजें लानी पड़े, इसमें से मुक्त होने का संकल्प करना ही पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायोफ्यूल इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है। इस काम से सीधे किसान जुड़ा है, हमारी खेती जुड़ी हुई है। किसान की उपज से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले और कचरे से, गोबर से बनने वाली बायोगैस से बायो सीएनजी बने, ये काम आज हो रहा है। खाने के तेल की आत्मनिर्भरता के लिए हमने मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। आज मैं आप सभी किसान साथियों से आग्रह करूंगा कि इस मिशन का अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। तिलहन की पैदावार बढ़ाकर हम खाद्य तेल का आयात बहुत कम कर सकते हैं। देश के किसान इसमें पूरी तरह सक्षम है। दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपको आह्वान किया था, आपने मेरी बात को सर आंखों पे उठा लिया था और आपने करके दिखाया था। वरना पहले तो क्या हाल था, हमें दाल भी विदेशों से ला करके खानी पड़ती थी। जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगभग 70% तक बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आजादी के अमृत काल में खेती को हम आकर्षक और समृद्ध बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ सभी मेरे किसान भाइयों बहनों को, सजीव स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवी सज्जनों, आइए हम सब खड़े होकर करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करें उस विभूति का जिनका एक एक शब्द इस देश की जनता में आत्मविश्वास का भाव भरता है। इस देश के युवाओं में नए जोश का संचार होता है, जिनके मुखार बिंदु से निकले एक एक शब्द से। और आज देश का किसान, देश का जवान, देश का हर नागरिक विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। तो वो ऊर्जा और वो प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से इस देश को मिलती है। आज हम सबको ये सम्मान मिला है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनकी सौगात के लिए, देश के किसानों के लिए उनका। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली से। किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई सौगातें किसानों को दी हैं और किस तरीके से तमाम जो सौगातें दी हैं उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ किसानों को सम्मान निधि की जो 12वीं किश्त है 16,000 करोड़ रुपए की, उसको भी प्रधानमंत्री ने दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने किसान सम्मेलन का आज उद्घाटन किया। ये 2 दिन का सम्मेलन है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, दिल्ली में ये सम्मेलन की शुरुआत हुई है और इस सम्मेलन के माध्यम से 12वीं किश्त जारी की गई है किसान सम्मान निधि की, और 8 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में भेजे गए हैं 16,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए। ये अपने आप में बड़ी राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंची है। देश भर में 600 किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले किया है। निश्चित तौर से किसानों को बड़ी सौगात। ये केंद्र किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में मददगार साबित होंगे। तमाम योजनाओं का लाभ इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को मिलेगा। भविष्य में इन्हें उर्वरक की खुदरा दुकानों में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रकार के संकल्प के साथ भी आगे बढ़ने का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। खाद के मानकीकरण की पहल का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है। अपने आप में एक देश में एक नाम से खाद मिलेगी और खाद के मानकीकरण की पहल प्रधानमंत्री ने की है। भारतीय
जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया गया है और भारत ब्रांड के नाम से यह खाद अब मिला करेगी। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये 2 दिन का सम्मेलन है और बड़े तौर पर प्रधानमंत्री ने खेती किसानी से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया। हमने आपको बताया कि 12वीं किश्त भी जारी की गई है। 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंचे और 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ उनके खाते तक पहुंचाया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में पहल। देश भर में 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली में इस सम्मेलन के दौरान ये केंद्र किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में मददगार साबित होंगे। तमाम योजनाओं का लाभ इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को मिल सकेगा। भविष्य में इन्हें उर्वरक की खुदरा दुकानों में परिवर्तित किया जाएगा। और खाद के मानकीकरण की भी पहल का लोकार्पण किया है और पूरे देश में एक ही तरीके की खाद मिलेगी और भारत ब्रांड नेम से यह खाद होगी। भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ प्रधानमंत्री के माध्यम से आज किया गया है और देश भर में उर्वरक की योजनाओं को बेहतरी से लागू करने के लिहाज से एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया है भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत। और कोशिश यही है कि किसानों की खेती की जो दिक्कतें परेशानियां हैं उसको व्यवहारिक तरीके से कैसे हल किया जाए। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस पर जोर दिया है। उन्होंने खेती किसानी के उन पहलुओं में जहां अभी हिंदुस्तान अभी आत्मनिर्भर नहीं है उसमें भी कैसे आगे बढ़ा जाए उस तरीके का संकल्प लेने का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में हमको चाहिए कि जो तमाम खाने और खेती से जुड़ी चीज़ें जिनका हम विदेशों से अभी भी हम उनको आयात करते हैं ऐसी चीज़ों में हमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे तिलहन के क्षेत्र में 70% तक ज़्यादा उत्पादन देश के किसानों ने करके दिखाया है। उसी तरीके से जो खाने वाला तेल होता है उस दिशा में भी किसानों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने जो मोटे अनाज का जिक्र भी किया उसमें भी कहा कि एक नया अवसर है भारत के किसानों के सामने और आगे बढ़ने के लिहाज से उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री का ये बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन की शुरुआत की है। किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है ये अपने आप में 2 दिन में तमाम बातें भी साफ तौर पर निकल के आएंगी। लेकिन क्या कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर हेडलाइंस है इस वक्त की उस पर आइए नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त की जारी। पीएम मोदी ने पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक किया लॉन्च। खेती किसानी से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा सरकार अन्नदाताओं का जीवन आसान बनाने के लिए है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री आज गुजरात में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की करेंगे शुरुआत। योजना के तहत पूरे गुजरात में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा पीएमजे MA कार्ड। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आबकारी नीति के मामले में पूछताछ के लिए पहुंचे CBI के मुख्यालय। आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं को लेकर CBI करेगी मनीष सिसोदिया से पूछताछ। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के मतदान केंद्रों पर डाले जा रहे हैं वोट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है सीधा मुकाबला। ORS के जनक और मशहूर बाल चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महानोविस का 88 साल की उम्र में कोलकाता में निधन। डॉक्टर दिलीप को बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशंस को विकसित करने और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ORT को प्रचलित करने का दिया जाता है श्रेय। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित जेल में भीषण आग लगने से मरने वालों की संख्या 8 पार कर गई है, जबकि 61 कैदी घायल हुए हैं। इस जेल में राजनीतिक कैदियों और सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं को रखा जाता है। T20 विश्व कप से पहले रोमांचक अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से हराया। मोहम्मद शामी की घातक गेंदबाजी ने पलटी बाजी। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने गंवाए 4 विकेट।
भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के अपने अंतिम ग्रुप ए मुकाबले में मेजबान भारत और ब्राजील होंगे आमने सामने। भारत पहले ही प्रतियोगिता से हो चुका है बाहर। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में किसान सम्मान सम्मेलन का आज उद्घाटन किया। उन्होंने कृषि को और आधुनिक बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त भी आज जारी की। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगद हस्तांतरित की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री ने किसान समृद्धि केंद्रों के प्रथम चरण के तहत देश भर में 600 केंद्रों का उद्घाटन किया है। इन केंद्रों पर बीज से खाद तक किसानों के लिए उपलब्ध होंगे। ये केंद्र किसानों को विभिन्न क्षेत्रों में मददगार होंगे। भविष्य में इन्हें उर्वरक की खुदरा दुकानों में परिवर्तित किया जाएगा। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। वहीं आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने खाद के मानकीकरण की पहल का भी लोकार्पण किया है। उन्होंने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया। इससे किसानों को खाद खरीदने में भ्रम नहीं होगा और खाद खरीदने में आसानी होगी और पूरे भारत में यूरिया ही नाम से मिला करेगी। जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो वो ब्रांड बेचता नहीं है। और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत।
साथ ही प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक ई पत्रिका इंडियन एज का विमोचन किया। पत्रिका में किसानों की उर्वरकों की कई सूचनाएं उपलब्ध हैं। इसमें कृषि संबंधी कई नई जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि साल 2014 के बाद यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि यूरिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 75 से 80 रुपए प्रति किलो खरीदा जाता है, लेकिन किसानों को सब्सिडाइज करके 5 से 6 रुपए प्रति किलो पर दिया जाता है। ऐसे में आत्मनिर्भर होना इस दिशा में बहुत जरूरी है। इसके लिए एक ओर यूरिया की कालाबाजारी बंद की गई है तो दूसरी ओर 6 बंद पड़े कारखाने शुरू किए गए हैं। इसके अलावा नैनो यूरिया जैसी पहल की गई है ताकि किसानों को सहूलियत हो सके। आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में हो रहे नवोन्मेष और स्टार्टअप स्टॉल का अवलोकन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खेती में उपयोग आने वाले यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही उन्होंने तकनीक के इस्तेमाल में बागवानी उत्पादकों को होने वाली सहूलियतों को भी जाना। प्रदर्शनी में तकरीबन 300 स्टार्टअप आत्मनिर्भर होते भारत की भी वानगी बता रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कीटनाशकों, तृणनाशकों की उर्वरकों की भी उन्होंने जानकारी हासिल की। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की बागडोर संभाली थी तब उन्होंने कहा था कि ये सरकार किसानों और गरीबों की सरकार है। आपके 8 साल से अधिक के कार्यकाल में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे अपने देश में किसानों को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री जी, कृषि क्षेत्र को लेकर आपने हमेशा टोटल अप्रोच के साथ काम किया है। कृषि में नई टेक्नोलॉजी अपनानी हो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का बढ़ावा देना हो या फिर किसानों के उत्पाद को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना हो, इन सभी मोर्चों पर आपके नेतृत्व में काफ़ी कार्य हुए हैं। इसलिए एक तरफ भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर और उचित कीमत भी मिल रही है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती के प्रति भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि समय के साथ कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा है। हमारे देश के नौजवान कृषि को सुगम बनाने के लिए नई नई तकनीक का आविष्कार करके किसानों की सहायता कर रहे हैं। हमारे देश में जो किसान हैं वो भी एक तौर से बड़े स्किल्ड हैं। वो भी तमाम सारे नवाचार अपने अपने स्थानों पर करते ही रहते हैं, लेकिन उनको प्रकाश में आना चाहिए तो मंच नहीं मिलता। हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है,
नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। और आज की एक और दूसरी महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMJMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। लाभार्थियों के eKYC को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में मौजूद एजेंसियों द्वारा गुजरात भर में सभी लाभार्थियों को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड उनके घरों पर वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने गरीब नागरिकों को बीमारी और चिकित्सा उपचार से अत्यधिक खर्च से बचाने के लिए साल 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम MA योजना की शुरुआत की थी। वर्ष 2014 में MA योजना का विस्तार उन परिवारों को कवर करने के लिए किया गया जिनकी वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपए तक थी। बाद में इस योजना को कई अन्य समूहों के लिए भी विस्तार किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य MAV योजना के रूप में नया नाम दिया गया। योजना की सफलता के अनुभव से आकर्षित होकर प्रधानमंत्री ने साल 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कवर योजना है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा कवरेज दिया जाता है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में रुख करते इस वक्त कुछ और ताजा तरीन खबरों की ओर। खबर दिल्ली से। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से CBI पूछताछ शुरू कर चुकी है। वे 11:20 पर CBI के दफ्तर पहुंचे। पूरे मामले को सियासी रंग देते हुए सिसोदिया पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जुलूस लेकर CBI दफ्तर तक पहुंचे। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत 144 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान का आरोप है। फिलहाल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वे पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। इसके पहले सिसोदिया के आवास और कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं को देखते हुए CBI से जांच की सिफारिश की थी। 17 नवंबर 2021 को लागू हुई इस नीति द्वारा दिल्ली सरकार ने जुलाई 2022 में इसको वापस ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया को आड़े हाथों लिया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सिसोदिया से पूछा है कि क्या आप वही पार्टी है जिसने अन्ना हजारे जी को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था और अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। संबित पात्रा ने कहा कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बनकर उभरे हैं। जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष की।
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि आज जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया एक खुली कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई किला फतेह कर वापस आ रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये जश्न भ्रष्टाचार है। कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए, तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का, तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी कोर ग्रुप की बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में भाजपा अपने उम्मीदवारों के नाम तय करेगी, जिसे केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सहित प्रमुख नेता शामिल होंगे। गौरतलब है कि बीजेपी अगले 2-3 दिनों में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहती है। हिमाचल में एक चरण में पूरे प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे सामने आएंगे। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेकिंग न्यूज है। 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। और नजर डालते हैं देश की कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर। बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सहकारिता मंत्री डॉक्टर लेमोगांग क्वापे 6 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान लेमोगांग क्वापे उत्तर प्रदेश और गुजरात का भी दौरा करेंगे। बोत्सवाना के विदेश मंत्री क्वापे बुधवार को गुजरात के केवड़िया में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बोत्सवाना के विदेश मंत्री क्वापे की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। बोत्सवाना के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत ने 1966 में बोत्सवाना की स्वतंत्रता के तुरंत बाद बोत्सवाना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत ने 1987 में गैबोरोन में अपना राजनयिक मिशन खोला था। वहीं बोत्सवाना में 2006 में नई दिल्ली में अपना मिशन स्थापित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से गुजरात के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो आज गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री मोदी एट 20 पुस्तक के गुजराती अनुवाद के विमोचन समारोह में भी शामिल होंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 के कर्टन रेजर इवेंट में भी भाग लेंगे। गौरतलब है कि डीआरडीओ 18 से 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित करेगा, जिसमें रणनीतिक और सामरिक हथियार प्रणालियों, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों सहित 430 उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री गांधीनगर में बाद में डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों से की भी मेजबानी करेंगे। इस संवाद का व्यापक विषय इंडिया अफ्रीका अडॉप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनराइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज गांधीनगर में पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाएंगे। सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। इसमें एक सेमिकॉन सिटी के रूप में गुजरात के धोलेरा को अत्यधिक लाभ होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश सहित कई सदस्यों ने दिल्ली में एआईसीसी कार्यालय में मतदान किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में अपना वोट डाला है। बैंकिंग घोटालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि पिछले कई सालों में दर्जनों बैंकिंग घोटाले हुए हैं, जिन्हें रोकने में आरबीआई नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने से बीजेपी नेता मनोज तिवारी को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में मनोज तिवारी को निचली अदालत से जारी समन को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तिवारी ने समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। 2019 में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के कई नेताओं पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। बीजेपी के नेताओं ने सिसोदिया पर स्कूलों में कक्षाओं में निर्माण को लेकर घोटाले करने का आरोप लगाया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत आरोपी ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। 32 वर्षीय जगताप कबीर कला मंच की सदस्य हैं। यह सांस्कृतिक समूह, जिसे प्रतिबंधित भाकपा के प्रमुख संगठन के रूप में ब्रांडेड किया जाता है। ज्योति जगताप को एनआईए ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। एनआईए के अनुसार जगताप और अन्य ने 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद का आयोजन किया, जिसके अगले दिन हिंसा हुई थी। ओआरएस के जनक और मशहूर बाल चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महानलोनविस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें फेफड़ों की समस्या समेत कई उम्र संबंधी बीमारियां थीं, जिसके चलते उन्हें कुछ हफ्तों पहले कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप महानलोसक्रिया को बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशंस को विकसित करने और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ओआरटी को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। मुख्य रूप से बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित डॉक्टर महानलोनविस ने 1966 में जन स्वास्थ्य के कदम रखने के साथ ही ओआरटी पर काम करना शुरू किया था। डॉक्टर महानलोनविस ने डॉक्टर डेविड आर नलिल और डॉक्टर रिचर्ड ए कैश के साथ कोलकाता में जॉन्स हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिसिन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में इसे लेकर रिसर्च की थी। ओआरएस को मेडिसिन में 20वीं शताब्दी की महान खोज करार दिया गया। डॉक्टर महानलोनविस को 2002 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया एंड कॉर्नेल में पोलिन पुरस्कार और 2006 में थाईलैंड सरकार ने उन्हें प्रिंस महिडोल अवार्ड से सम्मानित किया था। डॉक्टर महानलोनविस ने कोलकाता स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को अपनी 1 करोड़ की सेविंग दान की थी। यहीं से उन्होंने बाल चिकित्सक के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का एक अलौकिक महत्व है और उस पर खास तौर पर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम का आध्यात्मिक महत्व हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आने को आकर्षित करता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद 4 धाम यात्रा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ विकास की गतिविधि से भी तेज किया है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम को संवारने की महायोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर तेज गति से काम चल रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और खास तौर पर स्थानीय निवासी इन महायोजनाओं के विस्तार से काफी खुश हैं और इसके लिए वो मोदी सरकार की लगातार प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है काफी सराहनीय है, काफी उत्कृष्ट है। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। यहाँ व्यवस्था भी बढ़िया है, कोई आपाधापी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस बार जब मैं फिर से विजिट किया हूँ केदारनाथ में तो पता चला कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। जगह जगह टाइल्स लगा दिए गए हैं, उसके बाद एकदम अच्छे से सीढ़ियाँ बना दी गई है। पीछे में पिछले बार जब आया था तो केदारनाथ के पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अभी शंकराचार्य जी का भी बहुत अच्छा मूर्ति वहाँ बन चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस प्रांत के सरकार को, इंडिया की भी सरकार को,
जो भी सुविधा यहाँ पे यात्रियों के लिए उपलब्ध है। मोदी जी ने जो यहाँ पर एक सोच, एक विजन है उनका कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे तो उसको सारी सुविधाएं मिले, वो परेशान न रहे। लोग बसों में सोते थे, जगह नहीं मिलती थी, भीड़ बहुत होती थी, लेकिन अब चाहे यहाँ पर 1 लाख आदमी भी पहुँच जाता है, उसकी भी व्यवस्था पूरी हो जाती है, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं। हमारे पहाड़ों का भी फिलहाल जो प्लान हो रहा है, वो उम्मीद करते हैं कि इससे जो ये मास्टर प्लान का काम चल रहा है, ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उससे काफ़ी ज़्यादा जो ये प्लान हो रहा है वो रुकेगा। जो मोदी जी का ये प्लान है काफ़ी अच्छा है। इससे क्या है कि जब दुकानें भी बन जाएगी, फिर पार्किंग का काफ़ी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, दोनों तरफ झील बन रही है, ये इधर आगे भी बन रही है बाजार में और इधर परमार्थ लोक की साइड भी झील बन रही है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और दोनों साइड सड़क बना दी है और मेन रोड में जो ट्रैफिक वो कम हो जाएगा। बढ़िया हो जाएगा कि पक्की दुकानें हो जाएंगी, एक जगह सब मार्केट हो जाएगा, तो इधर उधर पब्लिक नहीं जाएगी। तो उत्तराखंड में 4 धाम को लेकर तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। स्थानीय लोग और जाने वाले जो श्रद्धालु हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से वहां पर बनाई गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्यापार प्राइम में आज क्या है बड़ी खबरें। और सबसे पहले बात ऑटो सेल्स की करते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 2 साल का सूखा झेलने के बाद भारत में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की पहली छमाही में कुछ शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स या सियाम के आंकड़ों के मुताबिक ऑटो उद्योग ने घरेलू सेल्स में साल दर साल आधार पर सभी सेगमेंट में तेजी दर्ज की है। सेमीकंडक्टर की सप्लाई सुधरने के बाद फेस्टिव डिमांड बढ़ने और पिछले साल के कमजोर बेस की वजह से इस साल की पहली छमाही में ऑटो कंपनियों ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। दोपहिया वाहनों की बिक्री साल दर साल आधार पर इस साल की पहली छमाही में तेजी से बढ़ी है। अप्रैल से सितंबर को अवधि में दोपहिया वाहन की बिक्री 84 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई है। पिछले साल की इसी अवधि में यह 65 लाख यूनिट पर थी। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने करीब 8 लाख यूनिट्स कार बेची है। यह पिछले साल की इसी अवधि में 6 लाख की यूनिट पर थी। हुंडई इंडिया की बिक्री इस अवधि में साल दर साल आधार पर 3% गिरी है। अगर दोपहिया वाहन की बात करें तो इस साल की पहली छमाही में हीरो मोटरकॉर्प्स को नुकसान हुआ है। हीरो ने सितंबर में अपनी बाइक के दाम 1000 रुपये बढ़ा दिए थे। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कार की बिक्री के मामले में टाटा और होंडा विनर बनकर उभरे हैं और पिछले साल की इसी छमाही की तुलना में इनकी बिक्री में शानदार तेजी दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज क्या है खेल की खबरों में बड़ी सुर्खियां। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी सुचित्रा। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं सुचित्रा, अगर बात की जाए तो खेल के मैदान की? शुक्रिया आर्येंद्र। क्रिकेट के मैदान से आज एक अच्छी खबर आई है भारत के लिए। T20 विश्व कप से पहले गाबा में आज खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने एक रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। हालांकि अंतिम 2 ओवर में मैच का पासा पलट गया। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 171 रन बना लिए थे और उसके हाथ में 6 विकेट बाकी थे। 19वें ओवर में हर्षल पटेल ने सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शामी ने आखिरी ओवर में 3 विकेट चटकाए और एक खिलाड़ी रन आउट हुआ। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 6 रन से गंवा दिया। इससे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने केएल राहुल के 57 और सूर्य कुमार यादव के 50 रन की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 186 रन का स्कोर खड़ा किया। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को करेगी। बात करते हैं फुटबॉल की। मेजबान भारत आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के अपने अंतिम ग्रुप ए के मुकाबले में ब्राजील का सामना करेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा।
मेजबान भारत पहले ही विश्व कप में खिताब की दौड़ से बाहर हो चुका है। टीम को अमेरिका और मोरक्को के खिलाफ अपने पहले 2 ग्रुप लीग मैच में हार मिली। ग्रुप ए में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ब्राजील और अमेरिका दोनों के 3-3 अंक हैं। मोरक्को 3 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। तीनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं। अगर ब्राजील और अमेरिका अपने अपने मैच जीत जाते हैं तो दोनों टीमें आगे बढ़ेंगी। मोरक्को को अगले चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए जीत की जरूरत है। तो इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं आर्येंद्र के पास। शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। विश्व प्राइम में सबसे पहले बात ईरान की राजधानी तेहरान स्थित जेल में भीषण आग लगने से मरने वालों की संख्या 8 को पार कर गई है। देश की न्यायपालिका ने यह जानकारी दी है कि कैदियों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हुई है, जबकि 61 कैदी घायल हुए हैं। इस जेल में राजनीतिक कैदियों और सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं को रखा गया है। दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को भी यहाँ बंद किया जाता है। इन पर अत्याचार की वजह से अमेरिका ने इस जेल को ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। यह घटना 22 वर्षीय कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस के हाथों हत्या के बाद से जारी प्रदर्शन के दौरान हुई है। ईरान में पिछले 4 सप्ताह से हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। 1979 की क्रांति के बाद से ये विरोध प्रदर्शन कट्टरपंथी धार्मिक नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपने देश और दुनिया भर में विनाश, आतंक, दंगे और अराजकता को उकसाने के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ होने वाली हर खुशी या अच्छाई से अमेरिका नाराज और परेशान है। उन्होंने परमाणु समझौते की विफलता का भी जिम्मेदार अमेरिका को बताया है। ईरानी राष्ट्रपति ने साथ ही मानवाधिकारों पर दोहरे मापदंड अपनाने के लिए पश्चिमी देशों की निंदा की है। गौरतलब है कि पिछले 4 हफ्तों से ईरान में महिलाओं की स्थिति के मुद्दे पर जारी विरोध प्रदर्शन ने देश को हिलाकर रख दिया है। बात नाइजीरिया की। नाइजीरिया में बाढ़ का कहर जारी है। 1 दशक के बाद आई इस सबसे भयानक बाढ़ में तबाही मचाई हुई है। बाढ़ से अब तक 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 13 लाख से अधिक लोग को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर शरण लेनी पड़ी है। नाइजीरिया में बाढ़ से 82,000 से अधिक घर नष्ट हो चुके हैं, तो वहीं लगभग 1,10,000 हेक्टेयर जो एकड़ कृषि योग्य भूमि है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। नाइजीरिया की मौसम विज्ञान एजेंसी की चेतावनी दी है कि देश के दक्षिण के कुछ राज्यों में नवंबर के अंत तक बाढ़ जारी रह सकती है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि लगभग 9,000 रूसी सैनिकों को बेलारूस में तैनात किया जाएगा। यह तैनाती बेलारूस अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए क्षेत्रीय समूह के हिस्से के रूप में कर रहा है। इस बीच बेलारूसी सैनिकों ने साथ एक नए सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाला पहला रूसी सैनिकों का समूह बेलारूस पहुंचा है। इन सैनिकों का स्वागत पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई बेलारूसी महिलाओं ने की। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि यूक्रेन बेलारूस पर हमला करने की साजिश चल रहा है और उन्होंने रूस के साथ एक संयुक्त बल की घोषणा की है। लुकाशेंको ने पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन पर बेलारूसी कट्टरपंथियों को बेलारूस में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने और देश में एक सैन्य विद्रोह आयोजित करने का प्रशिक्षण देने का आरोप लगाया है। रूस ने सोमवार सुबह कीव पर कामिकेज ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यमक ने कहा है कि रूस को लगता है कि इन हमलों से उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन इन कार्यों से रूस की हताशा साफ दिखाई देती है। यरमक ने कहा कि हमें जल्द से जल्द और अधिक वायु रक्षक हथियारों की आवश्यकता है। हमारे पास देरी करने का समय नहीं है। हमें आकाश की रक्षा और दुश्मन को नष्ट करने के लिए और हथियारों की जरूरत है। यूक्रेनी सेना ने खार्किव के कुपियांस्क जिले में कब्जा किए गए रूसी टैंकों को भविष्य की लड़ाई में उपयोग के लिए तैयार किया है। सैनिकों ने पकड़े गए टैंकों की स्थिति की जांच की, उनकी साफ सफाई की और उस पर यूक्रेनी संकेतों को चिन्हित किया है। इसके बाद उन्होंने टैंकों को पेड़ों की शाखाओं से ढक दिया। गौरतलब है कि यूक्रेन की सेना ने सितंबर में कुपियांस्क को रूस के कब्जे से मुक्त कराया था। तो दुनिया की कुछ इन्हीं महत्वपूर्ण खबरों के साथ मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।